नमस्कार साधु को स्वागत है आपका हठ योग में। आज का विषय है प्राणायाम एक मनोबल वर्धक और एक श्रेष्ठ उपचार पद्धति। प्राण शक्ति की महिमा सभी स्वीकार करते हैं। इसे जीवन और शरीर की क्रियाशीलता का मूल आधार केंद्र बिंदु कहा जा सकता है। यह विपुल विद्युत संपदा सारी अंतरिक्ष जगत में बिखरी पड़ी है। इसे कैसे धारण किया जाए, वह प्राण प्रयोग द्वारा कैसे स्वयं को और समर्थ बनाया जाए, इस विद्या से भली भांति अवगत न होने के कारण बहुसंख्य व्यक्ति भ्रम जंजाल में पड़े चिन्ह पूजा भर कर लेते हैं। प्राण शक्ति की प्रक्रियाएं मात्र श्वास प्रश्वास जन्य ऊर्जा उत्पादन रासायनिक परिवर्तनों तक ही सीमित नहीं है। इस सामर्थ्य को उतना ही शक्तिशाली माना जा सकता है या जाना चाहिए जितना कि परमाणु की नाभिक विखंडन प्रक्रिया को भौतिकवादी मानते हैं। यानी कि प्राण शक्ति चेतन विद्युत है। जी हाँ, आपने सही पहचाना और सही सुना। प्राण शक्ति क्या है? चेतन। प्राण शक्ति एक चेतन विद्युत है जो मस्तिष्क के प्रत्येक कोश को प्रभावित करती है एवं प्रक्रिया सही होने पर स्वदेश ध्यान के साथ जुड़ जाने पर न केवल विकारों का शमन करती है अपितु प्रतिभा, प्रखरता, स्मृति आदि को भी बढ़ाती, मनुष्य को क्षमता संपन्न बनाती है। प्राण का अभाव ही जीवन की कमी, पल पल में घबराना, तनाव से परेशान रहना, खिन्न उद्विग्न बने रहना, अपनी खींच आदेश के रूप में दूसरों पर निकालना, इन लक्षणों के रूप में बहिरंग में व्यक्त होता है। कारण कुछ होता है, चिकित्सा कहीं और की जाती है। प्राण शक्ति की गरिमा समझ ली जाए तो व्यक्ति इस मनोविकारों के लिए औषधियाँ तलाशत घूमता नहीं फिरेगा। यह शक्ति शरीर में संख्यात होकर व्यक्ति को ओजस्वी मन संस्थान में उभार कर उसे मनस्वी व अंत समाविष्ट होकर तेजस्वी बनाती है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? इच्छा शक्ति को मनुष्य अर्जित करता है, वह प्राण धारणा की ही प्रक्रिया है। प्राण शक्ति को जीवित रहने की सुदृढ़ और सुस्थिर इच्छा शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। स्वस्थ, सुदृढ़ और जीग जीवन का लाभ शरीर को इसी आधार पर मिलता है। मनस्वी, ओजस्वी और तेजस्वी व्यक्तित्व ही विभिन्न क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत दीनहीन, भयभीत, शंकशील, निराश, खिन्न, हतप्रभ व्यक्ति अपने इसी दोष के कारण उपेक्षित, तिरस्कृत एवं उपहास्यपद बने रहते हैं। उत्साह के साथ अविभिन्न रूप से जुड़े रहने वाली कर्मनिष्ठा का यह जहाँ अभाव होगा और अवनति और अवगति के अतिरिक्त और कुछ रहेगा ही नहीं, साहस बाजी मारता है। बहादुरों के गले में ही अनादिकाल से विजय बैजयंती पहनाई जाती है और अनंत काल तक यही क्रम चलता रहेगा। देखिए यहाँ पर कैसा बताया जा रहा है, प्राण शक्ति कैसे काम करती है, किस तरह अपने शरीर में व्याप्त है। बहादुरों के गले में ही अनादिकाल से विजय बजरंगी पहनाई जाती रहती है और अनंत काल तक यही क्रम चलता रहेगा। शौर्य, साहस को श्रम, निष्ठा, तत्परता, तन्मयता और अदम्य उत्साह के रूप में देखा जाता है। कायर और भयभीत, संकोची और हतप्रभ व्यक्तियों से कुछ करते धरते नहीं बनता। जो करते हैं वह आधा अधूरा, भोंडा और अव्यवस्थित होता है। पेट्रोल के अभाव में मोटर खच खच करके रह जाती है। तेल के अभाव में दीपक टिम टिम जलता बुझता दिखता है। साहसहीन व्यक्ति किसी तरह अपने सामने पड़े कार्य को रोता झींकता पूरा करने का कुछ प्रयत्न करता है, पर जीवन के अभाव में वह सदा आधा अधूरा और काना कोपड़ा ही बनकर रह जाता है। उसका स्तर इतना घटिया होता है कि उपलब्ध परिणाम उपहास्यपद एवं असंतोषजनक बनकर रह जाते हैं। देखिए कितना महत्व बताया गया है प्राण शक्ति का एक साधक के जीवन में। अपने सामने पड़े कार्य को रोता झिकता पूरा करने का कुछ प्रयत्न करता है, पर जीवन के अभाव में वह सदा आधा अधूरा और काना कोपड़ा ही बना रह जाता है। उसका स्तर इतना घटिया होता है कि उपलब्ध परिणाम उपहास्यपद एवं असंतोषजनक बनाकर रह जाता है। डाकू से लेकर सिद्ध पुरुषों तक, समाज सेवियों से लेकर राजनेताओं तक हर किसी को अपने प्रयास में सफल होने के लिए जीवन की आवश्यकता पड़ती है। इसकी व्याख्या अलभ्य उत्साह,
अविचल धैर्य और मर मिटने के कटिबद्ध शौर्य के रूप में देखी जाती है। शरीर प्राण का विपुल भंडार है। सिंह जैसे पशु और गरुड़ जैसे पक्षियों हिंसक होने के कारण मानवीय गरिमा से बहुत पिछड़े हुए हैं, तो भी उन्हें प्राणवान कह सकते हैं। देखिए किन्हें प्राणवान कह सकते हैं? गरुड़ आदि पक्षियों को। कैसे? वो आगे बताया गया है, ध्यान से सुने और समझे। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन करें, कमेंट्स करें। शौर्य, साहस एवं पुरुषार्थ के कारण ही वे अपने वर्ग के अधिपति बने हुए हैं। यूँ शरीर बल की दृष्टि से उनकी तुलना में अन्य कई प्राणी अधिक समर्थ स्थिति के भी मौजूद हैं। पहलवानों में देखी जाने वाली बलिष्ठता, कलाकारों में पाई जाने वाली फुर्ती और सैनिकों जैसी चुस्ती ही मात्र आरोग्य की निशानी नहीं है। इसका सबसे महत्वपूर्ण अंश है जीवनी शक्ति की प्रचुरता, जिसे जीवट भी कह सकते हैं। रक्त अशुद्ध होने या कोई भीतरी अवयव क्षीण हो जाने पर भी बस जीवट के आधार पर कोई रुग्ण दिखने वाला मनुष्य स्वस्थ लोगों की तुलना में अधिक सक्रिय रह सकता है और अधिक महत्वपूर्ण काम निपटा सकता है। इसे जिजीविषा का नाम भी दिया जा सकता है। इसके सहारे मौत से जूझा जा सकता है और अव्यवस्था के भार से दबे होने पर भी। देखिए यहाँ पर गहन एक ज्ञान बताया जा रहा है प्राण विद्या पर। जी हाँ, प्राणायाम पर। यह विषय पूरा प्राणायाम पर बताया गया है। ध्यान से सुने और समझे। भार से दबे होने पर भी प्रबल पुरुषार्थियों जैसे प्रखर कर्तृत्व संपन्न करते रहा जा सकता है। भीष्म के शर सैया पर पड़े रहने पर भी उत्तरायण सूर्य आने तक की प्रतीक्षा में जीवित रहना, आदि शंकराचार्य के भयंकर फोड़े से संत्रस्त रहने पर भी आश्चर्यजनक सक्रियता का प्रमाण देना, जैसे असंख्य प्रमाण ऐसे मिलते हैं जिसमें गांधी जी दुर्बल और राजेंद्र बाबू जैसे रुग्ण मनुष्यों ने पूर्ण स्वस्थ मनुष्यों से भी आगे बढ़कर ऐसे काम करके दिखाए कि आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जिसने इस शक्ति को जितनी अधिक मात्रा में धारण करने, पचाने व उसे सही दिशा में प्रयुक्त करने की विद्या सीखी, वह उतना ही मनोबल संपन्न स्वस्थ हो सकता है और होता है। देखिए प्राण शक्ति जिसमें ज़्यादा सफल है, वहाँ कितना ही रुग्ण हो, एक तो रुग्ण नहीं होगा, रुग्ण होगा तो भी वहाँ सक्षम होगा, कार्यवान होगा, विद्यावान होगा, वीरवान होगा। यानी कि जितनी अधिक मात्रा में धारण करते हैं, पचाने वहाँ उसे सही दिशा में प्रयुक्त करने की विद्या सीखी, वहाँ उतना ही मनोबल संपन्न स्वस्थ दीर्घायु होता चला गया। यहाँ तो एक विडंबना ही है कि यहाँ तो मनुष्य प्राण धारण की सही विधि से अपरिचित होने के कारण लाभ उठा पाने में असमर्थ रहते हैं, रोगी होते कष्ट पाते हैं, अथवा मात्रा नाक से सांस खींचने व छोड़ने को ही प्राणायाम मात्रा या मान बढ़ते हैं। यदि विधि पूर्वक संपन्न की जाए तो यह विद्या अवसाद, आवेश, आत्महीनता, सनक, उन्माद, अपराधी वृत्ति, अल्पमंदता जैसे मनोविकारों के उपचारों में भी प्रयुक्त हो सकती है। दुर्व्यसनों को भी लोग बाग इतने सहज रूप में अस्वीकार लेते हैं मानो वहाँ प्रकृति का उनके लिए रचा विधान हो। इनसे मुक्ति पाने के लिए जिस प्रबल इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, इसका अर्जन प्राणायाम के प्रयोगों द्वारा बड़ी सरलतापूर्वक किया जा सकता है। प्राणायाम मात्र फेफड़ों को व्यायाम ही नहीं, इससे भी ऊंची स्थिति है। आयाम की व्याख्या की जाए तो कहा जा सकता है कि यहाँ फैलाव की वितरण की प्राण को क्रियाशील बनाने की प्रक्रिया है। दुर्व्यसन एवं मनोविकारों की सूक्ष्म रूप से में उपस्थिति को देखते हुए उपचार के लिए इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय हो भी नहीं सकता। आज अपच और कुपोषण के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों का इन दिनों जितना जोर है, उससे कहीं अधिक विपत्ति तनाव जन्य रोगों की है। आरोग्य क्षेत्र भी अब क्रमशः दो विभागों में विभक्त होता है, एक पिछड़ा, दूसरा विकसित है। अभी वो क्या है, विस्तार से जाने, सुने और समझे। नहीं समझ में आया तो
ज़रूर कमेंट्स में पूछें तो आपको समझ में आएगा। एक है पिछड़ा और दूसरा है विकसित है। दो विभागों में विभक्त हैं। पिछड़े लोग जहाँ अभावजन्य कठिनाइयों से संबंधित रोगों के शिकार होते हैं, वहाँ विकसित लोग शिक्षा एवं संपन्नता का दुरुपयोग करने के कारण मानसिक विक्षोभ से, तनाव से ग्रसित होने या होते चले जाते हैं। नशेबाजी, विलासिता, आपाधापी, शेखी चोरी और अनुदारता जैसी दुष्ट प्रवृत्तियाँ एक प्रकार से सरल जीवन के साथ विद्रोह है। उच्च श्रृंखलता एक के बाद दूसरी का तारतम्य जुड़ा रहता है और पतनोन्मुखी आदतें न केवल व्यवहार पर वरन चिंतन पर भी आच्छादित होती चली जाती है। फलस्वरूप शरीर और मन दोनों की शक्तियों का अंधाधुंध अवयव होता है और दोनों क्षेत्रों पर रहने वाली उत्तेजना अंततः चित्र विचित्र रोगों के रूप में फूटती है। यह स्वस्थ विकसितों को, संपन्न एवं क्षितिजों को अधिक घेरती है। देखिए कितना गहन यहाँ पर ज्ञान बताया गया है। यह व्यवस्था विकसितों को, संपन्नता एवं शिक्षितों को अधिक घेरती है। इस तरह पिछड़े लोग अपने ढंग से और प्रगतिशील अपने ढंग से रोगों से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। आर्थिक और बौद्धिक आधार पर पनपते हुए वर्ण भेद ने अब रुग्णता के क्षेत्र में अपनी विभाजन रेखा खींचनी आरंभ कर दी है। तनाव समुद्रों तो उसके हिस्सों में आया है। दुर्भाग्य है उसकी शाखा प्रशाखाएँ और जटिलताएँ अभावजन्य रोगों से कहीं अधिक है। इस प्रकार अपेक्षाकृत अधिक घाटे में तथाकथित समुद्र लोगों को ही अधिक रहना पड़ रहा है। जीवन यापन की विकृत शैली अपना कर ही इन दिनों नए किस्म की ऐसी व्यवस्था से गिरते जा रहे हैं जो न अभावजन्य है और न विषाणुओं को आक्रमण। पिछले दिनों वैज्ञानिक, बौद्धिक, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है और आगे क्या क्या एग्जाम्पल दिए गए हैं वो विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, आगे बताया जा रहा है। बौद्धिक आर्थिक प्रगति उन्नति नहीं थी जितने इन दिनों है। इतने पर भी पूर्वज हल्की फुल्की ज़िंदगी जीने के अभ्यस्त थे और चिंताओं, भ्रांतियों से, कुंठाओं से उतने नहीं घिरे रहते थे जितने कि आज के तथाकथित सभ्य मनुष्य घिरे हैं। विकास की एक सीढ़ी यह भी मानी जा सकती है कि मनुष्य अनुदारता और उच्च श्रृंखलता की दिशा में तेज़ी से भागता चला जा रहा है। नई परिस्थितियों में नए किस्म के ऐसे रोग उत्पन्न हो रहे हैं जिनका प्रस्तुत चिकित्सा ग्रंथों में उल्लेख नहीं मिलता और चिकित्सकों को अनुमान के आधार पर इलाज का तीर तुक्का बिठाना पड़ता है, यानी कि अंदाज़ा लगाना पड़ता है। प्रतिपादन का विषय किसी चिकित्सा पद्धति में उलझना नहीं, वरन यह है कि समग्र आरोग्य के लिए मन तत्वों को आधार माना जाए और उसी के सहारे मानसिक तथा शारीरिक व्याधियों से, देखिए कितना गहन बताया गया है, शारीरिक व्याधियों से छुटकारा पाने की बातचीत यानी कि सोची जाए। यह इसलिए कहा जा रहा है कि चेतना स्वतंत्र ही नहीं, समर्थ भी है। उसी के नियंत्रण में 5 तत्वों से बने कलेवर का सारा ढांचा गतिशील रहता है, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। मस्तिष्क को शरीर का अवयव मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, किंतु मन तत्व एवं मस्तिष्क को एक मान बैठना गलत है। चेतना का काया पर आधिपत्य है। उसके विलग होते ही अच्छी खासी काया सड़ने लगती है। मस्तिष्क को चेतना का प्रधान उपकरण माना जाता है। भौतिक मान सकता है, पर यह मानना गलत है कि मस्तिष्क ही चेतना का आदि और अंत है। शास्त्र मानवीय सत्ता को पंचभौतिक मानता है, इसलिए उसके आरोग्य संबंधित उस पंचभूत शरीर के आरोग्य संबंधी प्रतिपादन और यानी कि एवं उपचार भी उस स्तर के हैं। अध्यात्म शास्त्र ने जीव सत्ता को चेतना प्रदान माना है, साथ ही इसी क्षेत्र की विकृतियों की शारीरिक तथा मस्तिष्कीय व्याधियों का कारण माना है। ऐसी दशा में योगाभ्यास के आधार पर अपनाया गया
मांसोपचार ठीक उसी तरह तर्कसंगत बढ़ता है जैसा कि शरीर की शक्तियों द्वारा प्रस्तुत औषधोपचार। बात यहाँ आकर अड़ती है कि मानवीय सत्ता को जो पदार्थ जन्य मानकर उसकी शारीरिक और मानसिक व्यवस्थाओं को दूर करने में रासायनिक हेरफेर करने वाली उपचार पद्धति को पर्याप्त माना। देखिए ध्यान से सुनिए यहाँ पर, ठीक है, आगे बताया जा रहा है। बात यहाँ आकर अड़ती है कि मानवीय सत्ता को जो पदार्थ जल मानकर उनकी शारीरिक और मानसिक व्यवस्थाओं को दूर करने में रासायनिक हेरफेर करने वाली उपचार पद्धति को पर्याप्त यानी कि सफिशेंट माना जाए अथवा जीव सत्ता पर चेतना का अधिकार स्वीकार करते हुए मनुष्योपचार की चिर पुरातन प्राणायाम वाली योगोपचार पद्धति को प्रमुखता दी जाए। अच्छा तो यही होता कि योगाभ्यास की मानसोपचार पद्धति को शारीरिक और मानसिक व्यथाओं में प्राचीन काल की तरह प्रयोग किया जाता और दोहरा लाभ उठाया जाता। पर यदि ऐसा इन दिनों संभव नहीं हो सके तो शारीरिक कष्टों में औषधि चिकित्सा के मनोरोगों में, देखिए यहाँ पर विषय की समाप्ति हो रही है, ध्यान से समझे सुने। पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना। आगे बढ़ते हैं विषय में इस वीडियो में। पर यदि ऐसा इन दिनों संभव ना हो सके तो शारीरिक कष्टों में औषधि चिकित्सा, यहाँ पर बताया जा रहा है औषधि चिकित्सा, ठीक है, दूसरी कोई अलग चिकित्सा नहीं, औषधि चिकित्सा और मनोरोगों में। यहाँ पर योग चिकित्सा का उपचार तो हर दृष्टि से उपयुक्त हो सकता है। इन दिनों औषधि के लिए लोक मानस में गहरा अंधविश्वासी आग्रह है। दूसरी ओर योग चिकित्सा भी परिष्कृत रूप में विकसित नहीं हो पाई है। इस मध्यांतर अवधि में सर्वश्रेष्ठ तरीका यही अपनाया जा सकता है कि शरीरगत व्यथाओं के निवारण हेतु सर्वोपलब्ध वनौषधि उपचार पद्धति प्रचलित करे और मनोरोगों के क्षेत्र में प्राणायाम की मानसोपचार पद्धति को अपनाकर योगाभ्यास द्वारा संभालने का प्रयत्न किया जाए। बस यही था प्राणायाम का महत्व और प्राणवायु की महत्ता, प्रबलता, निखरता, ओजस्विता एक साधक योग में। बस पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सभी को इस प्राणायाम के महत्व का, जो प्राचीन भारत की धरोहर है, प्राचीन भारत की योग की धरोहर है, उनका ज्ञान और ज्ञात हो सके। बस इतना ही था। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, ध्यानस्थ रहिए। जय हिंद।